हेलो दोस्तों, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना PYQ क्वेश्चन लेकर आया है जो आपके स्टेट 2023 में पूछा गया है। तो यहां से हम लोग जान पाएंगे कि किस टाइप का आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेट के एग्जाम में, और इसी आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे ताकि आपका स्टेट का एग्जाम काफी अच्छे से हो जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो पहला क्वेश्चन है कि शिमला मिर्च में परागण की क्रिया किस तापमान के ऊपर नहीं होता है। तो अगर बात किया जाए शिमला मिर्च की इसको हम लोग कैप्सिकम बोलते हैं। शिमला मिर्च का साइज बड़ा होता है, ठीक है ना, जो ये नॉर्मल मिर्च होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इसके बोटेनिकल नेम की बात करें, वानस्पतिक नाम, तो क्या होता है आपका कैप्सिकम फ्रूट सेंस होता है। फैमिली की बात किया जाए तो फैमिली इसका सोलेनेसी ही होता है। फैमिली क्या होता है? सोलेनेसी होता है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर की अगर बात किया जाए तो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 24 होता है। 2n = 24। अगर बात किया जाए कि इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन सी वेराइटी है, अगर किस्मों की बात किया जाए तो इसकी कई प्रकार की किस्में हैं। तो उसमें देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्व रखता है। तो उसको देखते हैं। पहला है आपका इंदिरा, ये काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद है भारत, फिर है महाभारत, एक आपका आयशा है, ये सभी किसका वैरायटी है? शिमला मिर्च का। और एक और है आपका बफेलो 476, ये आपके शिमला मिर्च का इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और अगर बात किया जाए इसके बीज दर का, तो बीज दर इसका 200 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर होता है। 200 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर होता है। और अगर बात किया जाए कि 1 वर्ग मीटर में कितने सीड बोया जाता है, तो 1 वर्ग मीटर में कितना सीड देख लेते हैं यहाँ पे। तो 5 से 6 सीड पर वर्ग मीटर स्क्वायर में लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सारा आपका जो क्वेश्चन है ये शिमला मिर्च से है। इसके बाहर आपका स्टेट में नहीं पूछेगा, ठीक है। जो ये हम डिस्कशन करा रहे हैं ये प्योरली आपके NCERT बेसिस पे है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे बुक्स हैं तो उनसे अलग भी डेटा हो सकते हैं। तो उस चीज को आप लोग ये NCERT के बेस पे तैयार करिएगा, क्योंकि जो बिहार सरकार है, जो BACB ले रहा है आपका स्टेट का एग्जाम, वो इसी को ऑथेंटिक मानता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि कितने डिग्री टेम्परेचर, तो 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर तापमान होता है तो अच्छे प्रकार से इसमें क्या होगा? आपका परागण की क्रिया नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाला से सबसे अधिक कौन सा फल वृक्ष प्रभावित होता है? पाला की बात कर रहा है, पाला या ओला, ठीक है। ऑप्शन ए है लीची, बी है आम, सी है केला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर पाला से बात किया जाए, ठीक है, तो पाला से देखिए, पाला से सबसे ज्यादा बागवानी में तो नुकसान होता ही है, उसमें भी सबसे ज्यादा किस बागवानी में आपका नुकसान होता है? तो जो पहला है वो है आपका पपीता। कौन सा है? पपीता है, ठीक है। केला है, ये सभी आम है, ये सभी क्या है आपके सबसे ज्यादा हानि पहुंचता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? इसका राइट आंसर पपीता होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में पपीता नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बुक में देता है आपका केला, लेकिन इसके हिसाब से क्या होगा? आपका पपाया होगा। थोड़ा सा हम लोग पपाया के बारे में देख लेते हैं कि पपाया क्या है। पपीता की अगर बात किया जाए तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है? कैरिका पपाया। अगर इसके फैमिली की बात किया जाए तो कैरिकेसी फैमिली है। फैमिली क्या है? कैरिकेसी फैमिली है। इसमें जो परिपक्व फल होता है, ठीक है ना, जो मैच्योर फ्रूट होता है, उसमें क्या पाया जाता है? एक व्हाइट कलर का पिगमेंट दूध निकलता है, उसको हम लोग पपेन बनाते हैं उससे, और ये प्रोटोलिएटिक एंजाइम की तरह कार्य करता है, ठीक है।
पपीता की जो इंपॉर्टेंट वेराइटी है इसमें देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वेराइटी यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इंपॉर्टेंट जो वेराइटी है कौन कौन सा है? पूसा जायंट है, पूसा जायंट है, ताइवान है, सनराइज सोलो है, सनराइज सोलो है, पूसा मजेस्टी है। ये सभी पपीता का इंपॉर्टेंट वेराइटी है, पूसा मजेस्टी है। और इसके अलावा आपका पूसा नन्हा है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, पूसा नन्हा है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग है। अगर बात किया जाए कि नॉर्मल जो पपाया होता है उसकी डिस्टेंस कितनी रखते हैं, तो डिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो डिस्टेंस कितना रखते हैं? डिस्टेंस 2 × 2 मीटर रखते हैं, प्लांट लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कितना रखते हैं दूरी, तो 1.25 × 1.25 मीटर रखते हैं। और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सा है? आपका पूसा नन्हा है, ठीक है। तो पपाया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू प्रजाति में खाने वाले भाग को वानस्पतिक रूप में क्या कहा जाता है? अगर हम बात करें नींबू की, नींबू, लाइम, नींबू ये सिट्रस फ्रूट में आता है। और जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वो सभी भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा इसका क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि नींबू के बारे में। नींबू के अगर वानस्पतिक नाम की बात किया जाए तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया है। अगर इसके फैमिली की बात किया जाए तो फैमिली इसका क्या है? इसका फैमिली है रूटेसी। और ये जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं सबका फैमिली क्या है? रूटेसी है। क्रोमोसोम 18 होता है। क्रोमोसोम कितना होता है? 18 होता है। अगर बात किया जाए भारत में क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के दृष्टि से फल, क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर फल देखा जाए, ठीक है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? आम का है। उसके बाद किसका है? आपका नींबू वर्गीय फसल का है, नींबू वर्गीय। और उसके बाद किसका है? केला का है। लेकिन अगर उत्पादन की बात किया जाए, उत्पादन की दृष्टि से, तो उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है? केला का होता है। उत्पादन सबसे ज्यादा केला का होता है, फिर आम का होता है, और फिर नींबू वर्गीय, फिर नींबू वर्गीय फ्रूट है आपका, ठीक है। तो अगर इसके बात किया जाए कि इसका खाने वाला एडिबल पार्ट क्या है? कौन सा? एडिबल पार्ट। तो एडिबल पार्ट की अगर बात किया जाए तो एडिबल पार्ट इसका जूसी प्लेसेंटा हेयर होता है। क्या होता है? जूसी प्लेसेंटा हेयर होता है। और इसको टेक्निकली भाषा में हेस्पेरेडियम कहा जाता है, क्योंकि हेस्पेरेडियम जो है उसका फ्रूट टाइप है। नींबू वर्गीय जो फसल है या फ्रूट है उसका फ्रूट टाइप क्या है? हेस्पेरेडियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हेस्पेरेडियम। तो जितने नींबू वर्गीय फसल है या फल है उसमें कौन सा हम लोग एडिबल पार्ट उसका? जूसी प्लेसेंटा हेयर या उसका हेस्पेरेडियम। हेस्पेरेडियम जैसे ये आपका नींबू वर्गीय फ्रूट हो गया। तो इसका जो ये एक्सोकार्प है, ठीक है, और जो आपका एक मीजोकार्प है, ये दोनों से मिलकर क्या बनता है? आपका जो छाल होता है, जो त्वचा होता है वो बनता है। और जो आपका क्या होता है? इंडोकार्प होता है। उससे क्या होता है कि इंडोकार्प से जूसी प्लेसेंटा हेयर बनता है और उसी को हम लोग क्या करते हैं? खाने का काम करते हैं, ठीक है। सोरोसिस की बात किया जाए तो सोरोसिस किसका फ्रूट टाइप है? तो पाइन एप्पल का है, पाइन एप्पल का है। और जो आपका मलबेरी है, मलबेरी है, सहतूत, तो मलबेरी का ये है। अगर पोम फ्रूट टाइप पूछे तो ये एप्पल का है और एक नाशपाती का है, नाशपाती का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नींबू में व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे किया जाता है? अगर बात किया जाए नींबू में प्रवर्धन की तो प्रवर्धन 3 तरीके से किया जाता है। एक तो कटिंग के माध्यम से भी करते हैं, ठीक है। एक एयर लेयरिंग के माध्यम से किया जाता है, एयर लेयरिंग के माध्यम से। और तीसरा जो है आपका बडिंग के माध्यम से किया जाता है। बडिंग में पैच बडिंग, रिंग बडिंग और टी बडिंग, ठीक है ना। मतलब पैच बडिंग और टी बडिंग काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसका राइट आंसर अगर व्यावसायिक तो कमर्शियल रूप से हम लोग बडिंग
को अपनाते हैं, कमर्शियली किसको अपनाते हैं हम लोग, कमर्शियल रूप से बर्डिंग को अपनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है गुट्टी, बी है बर्डिंग, सी है कटिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति प्रचलित किस्म मौसमी किसके अंतर्गत आती है। अगर बात किया जाए मौसमी की, मौसमी, ठीक है, तो जो मौसमी किस्म है इसके अलावा भी जो किस्म है हम लोग देख लेते हैं। एक है आपका जाफा, एक है माल्टा, ठीक है। तो ये जो तीनों किस्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों किस्म है आपका स्वीट ऑरेंज का। किसका है, स्वीट ऑरेंज का। स्वीट ऑरेंज को हम लोग नारंगी भी बोलते हैं और इसको माल्टा भी बोलते हैं। नारंगी भी बोलते हैं या माल्टा भी बोलते हैं और इसका तीन ये प्रचलित किस्म है सबसे ज्यादा, ठीक है। मौसमी है, जाफा है और माल्टा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज का बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो इसका आपका क्या होता है, सिट्रस साइनेंसिस होता है, सिट्रस साइनेंसिस होता है। और ये जो आपका स्वीट ऑरेंज है ये क्या है, आपका सख्त त्वचा या छाल वाली, सख्त त्वचा वाली ये फ्रूट है। मतलब इसका जो फ्रूट है, इसका जो छिलका होता है ना वो काफी हार्ड होता है। ये क्वेश्चन बीएचओ में पूछा हुआ था। तो इसका त्वचा, और एक मैंडरीन होता है जो संतरा होता है, उसका जो त्वचा होता है वो काफी मुलायम होता है, ठीक है, ढीली होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। स्वीट ऑरेंज का ये क्या है, वेराइटी है, मौसमी या किस्म है। तो ऑप्शन ए है सिट्रस ग्रैंडिस, सी है सिट्रस रेटिकुलाटा, बी सिट्रस रेटिकुलाटा, सी है सिट्रस पैराडीसी और डी है सिट्रस साइनेंसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिट्रस साइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्नो किसके क्रॉस से बना है, किन्नो किसके क्रॉस से बना है। तो अगर हम बात करें किन्नो की, ठीक है, तो किन्नो की अगर बात किया जाए तो किन्नो भी एक इंपॉर्टेंट किस्म है। इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। किन्नो है, एक है कुर्ग, कौन सा है, कुर्ग, और एक आपका और है जिसको नागपुर बोलते हैं। कौन सा, नागपुर। ये जो तीन वैरायटी है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपका है मैंडरीन का वैरायटी है, किसका है, मैंडरीन। इसको हम लोग संतरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संतरा बोलते हैं। और इसके बोटेनिकल नेम की अगर बात किया जाए तो इसका बोटेनिकल नेम होता है सिट्रस रेटिकुलाटा। क्या होता है, सिट्रस रेटिकुलाटा होता है। और ये जो है आपका किन्नो ये क्रॉस से बनाया गया है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। अगर इसमें और बात किया जाए फैमिली रूटेसी होगा। और इसमें प्रोपगेशन कौन से मेथड से करते हैं, प्रोपोगेशन की अगर बात किया जाए तो प्रोपगेशन इसमें टी बर्डिंग को अपनाया जाता है। कौन से बर्डिंग को, टी बर्डिंग को। और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर रूट स्टॉक की बात करें, ठीक है ना, जो नीचे वाला पोर्शन होता है जो उसको हम लोग रूट स्टॉक बोलते हैं, और जो बाहर से ले आकर लगाते हैं ऊपर पैच या बर्डिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सियान बोलते हैं, ठीक है, सायन या सियान बोलते हैं। तो रूट स्टॉक की बात करें कि सबसे अच्छा मैंडरीन के लिए, या इससे पहले हमने माल्टा बताया, उन दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रूट स्टॉक है, तो रूट स्टॉक की बात किया रहे तो रंगपुर लाइम है। कौन सा है, रंगपुर लाइम है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने नींबू में नहीं बताया कि कौन सा आपका इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है, तो नींबू वाला जो आप लोगों का है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, वहां पे ऐड कर लीजिए। नींबू की अगर बात किया जाए तो इसके लिए रूट स्टॉक की बात करें तो रूट स्टॉक इसके लिए कौन सा है, यहां लिख लीजिए रूट स्टॉक। एक है जंभीरी, ठीक है, एक है जट्टी कट्टी, एक है करना खट्टा। जट्टी खट्टी है, ये जट्टी खट्टी है, और एक है करना खट्टा। तो ये तीन रूट स्टॉक लाइम के लिए है। और उसके बाद हमने रंगपुर लाइम बताया जो किसके किसके लिए है, आपका माल्टा के लिए भी है और मैंडरीन के लिए भी है। किन्नो की अगर बात किया जाए किसका क्रॉस है, तो सिट्रस आपका नोबिलिस और किसका है, डेलिसियोसा। तो इसका क्रॉस है ये कौन सा, किन्नो। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन है सिट्रस साइनेंसिस रेटिकुलाटा, नहीं। बी है सिट्रस साइनेंसिस और पैराडीसी, नहीं। तो सी है सिट्रस नोवेलिस और सिट्रस डेलिसियोसा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आंवला का वैज्ञानिक नाम है। अगर बात किया जाए आंवला की अगर बात किया जाए तो आंवला का वानस्पतिक नाम की बात किया जाए तो वानस्पतिक नाम क्या होता है इसका? इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस होता है। वानस्पतिक नाम क्या होता है? इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। अगर इसके फैमिली की बात किया जाए तो फैमिली कौन सा होता है? यूफोरबिएसी होता है। यूफोरबिएसी होता है। अगर आंवला से रिलेटेड और भी बात किया जाए तो इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? भारत है। और इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग? तो यूज की अगर बात कर ले तो यूज में हम लोग क्या क्या इससे शैम्पू बनाते हैं। और डाबर आंवला का आप लोग सभी लोग नाम जानते होंगे, बहुत सारे लोग उसके ऑयल का यूज भी करते होंगे, जो ऑयल है, ठीक है। तो इससे हम लोग तेल भी बनाते हैं, ठीक है। और फेस क्रीम भी बनाते हैं, और इसके अलावा इससे दंत पाउडर, ठीक है ना, मतलब टूथपेस्ट भी बनाते हैं इससे। इसके अलावा इसकी बात किया जाए तो ये औषधि वाला भी है, तो इससे त्रिफला चूर्ण भी बनाया जाता है। त्रिफला चूर्ण, इसको याद रखिएगा आप लोग। और च्यवनप्राश भी बनाया जाता है। और इसको अधात्री फल भी कहा जाता है। आंवला को क्या कहा जाता है? अधात्री फल। आंवला को इंडियन गुजबेरी के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन गुजबेरी के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटी है, आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है एगल मार्मेला, पुनिका ग्रेंटम, कैरिसा कैरंडास और अम्बिलिका ऑफिसिनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बिलिका ऑफिसिनिलिस। अगर हम बात करें कैरिका कैरंडास, तो ये किसका वेराइटी है? ये किसका वानस्पतिक नाम है? करौंदा का वानस्पतिक नाम। ये आपका अनार का वानस्पतिक नाम है। और ये आपका बेल का वानस्पतिक नाम है। किसका है? बेल का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट है अमृत क्षेत्र का किस्म है, ठीक है ना, मतलब अमृत किस फल का या किस फ्रूट का आपका वेराइटी है। तो अगर बात किया जाए अमृत की तो देखिए, एक है आपका अमृत, ठीक है। इसके पहले दो वेराइटी और है, कृष्णा है और एक है कंचन। कौन सा? कृष्णा, कंचन, अमृत। एक है आपका नीलम। ये 5 वेराइटी है और काफी इंपॉर्टेंट है। चकैया, ये सभी जो वेराइटी है ये आंवला का वेराइटी है। किसका वेराइटी है? आंवला का वेराइटी है। अगर बात किया जाए तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 4। इसको हम लोग बोलते हैं नरेंद्र आंवला 5। इसको हम लोग बोलते हैं नरेंद्र आंवला 7। क्या बोलते हैं? नरेंद्र आंवला। ये नरेंद्र आंवला 9 है। कौन सा है? नरेंद्र आंवला 9 है। तो ये हो गया नरेंद्र आंवला 6 का। नरेंद्र आंवला 6 ही नाम है, ठीक है। और इसके अलावा एक नरेंद्र आंवला 10 भी है। तो ये याद रखना है आपको। तो राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है सेब, बी है अमरूद, सी है अनार और डी है आंवला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तल से कितने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कटहल की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अगर बात किया जाए कटहल की इसे पुर्तगालियों ने क्या नाम दिया था? जैक फ्रूट बोला था। क्या बोला था? जैक बोला था। अगर बात किया जाए इसके बोटेनिकल नेम के, तो बोटेनिकल नेम होता है आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। क्या होता है? हेट्रोफिलस। देखिए, इससे बाहर जो ये डिस्कशन हो रहा है, अगर आप लोगों को देखिए ये सारा पीपीटी में चाहिए तो आप लोग कॉलेज दाखिला ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको वहां पे जाकर ढूंढने में दिक्कत हो रहा है कि कहां पे ये आप फ्री में कंटेंट है, तो वहां पे आपका लिखा होगा माय कॉन्टेक्ट्स
ठीक है ना। माई कंटेंट्स में जाइएगा और वहां से आपको मिल जाएगा सारी, ये वहां पे पीपीटी उपलब्ध है, ठीक है। देखिए ये जितना भी डाटा दे रहे हैं सभी लगभग आपके एनसीईआरटी का है और इससे बाहर आपके ए स्टेट में क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए और आप लोग तैयारी को करते रहिए। आप सभी का पेपर 7 नवंबर को है, तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। अभी आपके पास काफी समय है और एक बेस्ट तैयारी कर लीजिएगा तो आराम से आप लोग स्टेट को क्वालिफाई कर जाइएगा। और फिर जब टीआरई 4 में हो सकता है टीचर का वैकेंसी आ जाए या टीआरई 5 में, तो आपको सुनहरा मौका रहेगा आपके हाथ में बिहार में टीचर बनने का। और ये काफी अच्छी जॉब है और काफी अच्छा पे लेवल भी है। तो आप तैयारी करते रहिए और अपने तैयारी को और भी आगे बढ़ाते रहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, ठीक है। अगर इसके बात किया जाए कि इसका फैमिली कौन सा है, तो फैमिली की बात किया जाए तो फैमिली कौन सा है आपका, मोरेसी है। क्या है, मोरेसी है इसमें। और एक आता है आपका मलबेरी प्लांट, भी मोरेसी में ही आता है। अगर बात किया जाए कटहल की, तो कटहल में इसको समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर हम लोग उगाते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। तो समुद्र तल से कितना ऊंचाई होना चाहिए, 1200 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1200 मीटर होना चाहिए। इसका वैरायटी की अगर बात किया जाए, कुछ वैरायटी इसका है जो इंपॉर्टेंट है, तो वैरायटी आप लोग लिख लीजिए। वैरायटी पहला है CHEC 1 है और एक CHEC 2 है। कौन सा है, 2 है। और तीसरा है रुद्राक्षी, कौन सा है, रुद्राक्षी। और चौथा है खजवा। ये 4 वैरायटी है जो कटहल का है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये आपका मोनोसियस प्लांट है। कौन सा प्लांट है, मोनोसियस। मोनोसियस प्लांट की अगर खासियत देखा जाए तो ये एक ही पौधे पे लेकिन इसके फूल अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। एक ही पौधे पे फूल होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका नर फूल, ठीक है, और एक होता है आपका मादा फूल। इसमें पर परागण होता है। कौन सा परागण, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो देखिए नर फूल जो है इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर नर फूल की बात किया जाए तो ये इसका सतह फूल का कैसा होगा, चिकना सतह होगा। और जो मादा है वो खुरदरा होगा। कैसा होगा, खुरदरा होगा, ठीक है, खुरदरा सतह होगा। तो ये भी याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1200 मीटर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधरोपण के लिए गड्ढा की खुदाई किस माह में करना चाहिए। तो अगर हम बात करें गड्ढा की खुदाई की, तो गड्ढा की खुदाई हम लोग कब करते हैं, गड्ढा की खुदाई हम लोग कब करेंगे, आपका मई जून में करते हैं। कब करते हैं, मई जून में करते हैं। लेकिन ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए है जनवरी फरवरी, बी है अप्रैल मई, सी है जुलाई अगस्त और डी है नवंबर दिसंबर। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल मई, ठीक है। मतलब बरसात से पहले हम गड्ढा की खुदाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए गड्ढा एक होता है बड़ा आकार का गड्ढा, तो इसका साइज क्या होना चाहिए, एक होता है मध्यम आकार और एक होता है आपका छोटे आकार। ये अलग अलग बागवानी के लिए अलग अलग आकार के गड्ढे बनाए जाते हैं। कटहल में हम बड़े आकार का गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, और आम के लिए भी बड़े आकार का गड्ढा हम लोग खोदते हैं। तो बड़ा आकार जो होगा 1 × 1 मीटर होगा, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, या गहराई कह लीजिए, ठीक है। ये जो है आपका 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर होगा और ये आपका 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल मई बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कटहल के नर फूल के पहचान कैसे किया जा सकता है। अगर हम बात करें कटहल के नर फूल की, तो कटहल के नर फूल का पहचान ऑप्शन ए है फूल का चिकना सतह, बी है फूल का खुरदरा सतह, सी है फूल का मोटा सतह और डी है इनमें से कोई नहीं। डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूल का चिकना सतह। कटहल से रिलेटेड हम लोगों ने बात किया था। अगर बात किया जाए कटहल कब उगाते हैं, तो कटहल हम लोग कब उगाते हैं, आपका ये उष्णकटिबंधीय आपका फल है और ये जो फल देना कब से शुरू कर देता है, तो ये फरवरी मार्च से लेकर और जून जुलाई तक,
जून जुलाई तक, यहाँ लिख देते हैं जून जुलाई तक। तो और जून जुलाई में इसके सीड क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। जून जुलाई में इसके क्या होता है, सीड पकना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब कटहल भी पकना शुरू हो जाता है। प्रवर्धन की अगर बात किया जाए तो इसमें प्रवर्धन कैसे किया जाता है, तो सीड के द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है, सीड के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। बाई सीड लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूली एक समपरिवर्तित रूप है। अगर हम बात करें मूली का, तो मूली किसका समपरिवर्तित या मॉडिफाई रूप है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जड़, बी है तन्ना, सी है पत्ती और डी है किसी का नहीं। तो थोड़ा सा पहले हम लोग मूली को देख लेते हैं। मूली रेडिश बोलते हैं इसको। अगर बात किया जाए बोटेनिकल नेम की, तो बोटेनिकल नेम क्या होगा, रैफेनस सेटाइवस, रैफेनस सेटाइवस। अगर इसमें देखा जाए कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग किया करता है, तो कौन से फैमिली से, फैमिली है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, या इसी को हम लोग ब्रेसिकेसी फैमिली भी बोलते हैं। ये किसका मॉडिफाई रूप है, तो इसका हम लोग पार्ट, एडिबल पार्ट की अगर बात करें तो इसका कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, इसका हम लोग रूट खाते हैं। और जो ये रूट का फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, फ्यूजी फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, फ्यूजी फॉर्म होता है। अगर मूली की बात किया जाए तो मूली का वेराइटी, ठीक है, तो कुछ इसमें देखिए एक देसी वेराइटी भी होता है और एक आपका एशियाई जिसको वेराइटी बोलते हैं और एक यूरोपियन वेराइटी। इसमें देख लेते हैं हम लोग मूली का आपका, तो मूली पूसा हिमानी ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है जो सबसे ठंडे क्षेत्रों के लिए उगाया जाता है। पूसा चेतकी, पूसा चेतकी, पूसा देसी, ये सभी किसका वेराइटी है। और पूसा रेशमी, पूसा कौन सा होगा, पूसा रेशमी, ये भी कौन सा वेराइटी है आपका, मूली का। तो ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है मूली का। एडिबल पार्ट हो गया। अगर सीड रेट की बात किया जाए, ये ठंडी का फसल है, सीड रेट कितना होता है, सीड रेट 9 से 12 केजी पर हेक्टेयर होगा, 9 से 12 केजी पर हेक्टेयर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूली किस कुल का पौधा है। अगर बात किया जाए मूली का, तो ऑप्शन है कुकुरबिटेसी, नहीं, कुकुरबिटेसी में वो सारे जो जायद क्रॉप होते हैं उसको उगाते हैं हम लोग कुकुरबिटेसी में। जायद में जितने भी बॉटल गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, इसके अलावा परवल हो गया, ठीक है, करेला हो गया, ककम्बर हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सभी किस में आता है, कुकुरबिटेसी में। कुकुरबिटेसी का खेती हम लोग कहाँ करते हैं, दियरा लैंड में करते हैं। कहाँ करते हैं, दियरा लैंड में करते हैं, ठीक है। और ये कौन जायद क्रॉप है, कौन सा क्रॉप है, जायद क्रॉप है। अम्बेली फेरी में आपका धनिया और गाजर आता है। क्या आता है, धनिया और गाजर आता है। क्रूसी फेरी में क्या आता है आपका, मूली आता है। और इसके अलावा जितने भी कोल क्रॉप्स हैं, कोल क्रॉप्स, तो ये सभी के सभी किस में आते हैं, कोल क्रॉप्स उसको बोलते हैं जितने गोभी वर्गीय आपके सब्जी हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोल क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। एरेसी जो फैमिली है, ठीक है, एरेसी में आपका जिमीकंद आता है और अरबी आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्रूसीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुकंदर किस जलवायु का पौधा है। ऑप्शन ए है गर्म, बी है ठंडी, सी है ठंड परंतु अपेक्षाकृत गर्म और डी है गर्म परंतु अपेक्षाकृत ठंड। तो चुकंदर को देखा जाए तो चुकंदर की अगर हम बात कर लेते हैं, चुकंदर की, चुकंदर का बोटेनिकल नेम क्या होता है, बीटा बल्गेरिस होता है, बीटा बल्गेरिस होता है। फैमिली देखा जाए तो फैमिली चिनोपोडिएसी से बिलोंग करता है, चिनोपोडिएसी। चिनोपोडिएसी में इसके अलावा कौन कौन सा आपका सब्जी आता है, तो इसमें पालक आता है। पालक में एक देसी पालक और एक बिलायती पालक, और इसके अलावा एक बथुआ आता है, ये आप तो नाम सुने ही होंगे। अगर चुकंदर को देखा जाए तो चुकंदर आपका ठंडी जलवायु की फसल है, ठंड परंतु ये आपके गर्म में हम इसको क्या करते हैं, उगाते हैं, ठीक है। ठंडी परंतु गर्म में भी इसको हम लोग उगाते हैं। अगर चुकंदर की बात किया जाए तो स्कारलेट ग्लोब इसका वेराइटी है, स्कारलेट ग्लोब।
ये सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है। सीड रेट की बात किया जाए तो सीड रेट इसका कितना होता है, सीड रेट इसका आपका 12 से 15 केजी होता है पर हेक्टेयर, 12 से 15 केजी। इसको हम लोग बीटरूट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बीटरूट। इससे चीनी बनाया जाता है, इसको शुगर बीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर बीट भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठंडी परंतु अपेक्षाकृत गर्म जलवायु की ये आपका सब्जी है। नेक्स्ट है, जड़ एवं रंग के अधिकतम विकास के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है? यहां पर लिख लीजिए चुकंदर में, ठीक है, चुकंदर में, ठीक है, चुकंदर में जड़ और रंग की अगर बात करें तो इसमें चुकंदर में जड़ और रंग, तो जड़ एवं रंग के विकास के लिए, क्या विकास के लिए 18 से कितना, 18 से आपका 21 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट ये है आपका तापमान। 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होता है? अच्छा जड़ का विकास होता है और अच्छे से इसका क्या होता है? आपका कलर का भी विकास होता है। इसका बात करें तो ये जड़ का मॉडिफाई रूप है, ठीक है ना। इसका रूट खाते हैं और उसके रूट को क्या बोलते हैं हम लोग? नेपी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपी फॉर्म बोलते हैं। जो क्या होता है आपका कुंभी आकार का होता है। कैसा होता है? कुंभी आकार का, कुंभी रूपी होता है। कैसा होता है? कुंभी रूपी होता है। अगर बात किया जाए कि इसमें जो लाल कलर होता है, लाल रंग एवं गहरा लाल रंग, गहरा लाल रंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? गहरा लाल रंग को हम लोग क्या बोलते हैं? जोनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोनिंग बोलते हैं, जोनिंग, ठीक है। लाल एवं गहरे लाल रंग को चुकंदर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जोनिंग बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 18 से 21, 10 से 15, 25 से 30, उसके बाद है 0 से 10 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। अगर बात किया जाए कि चुकंदर को भंडारण कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका हम लोग भंडारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्याज को कितनी गहराई तक गुड़ाई करना चाहिए? निराई गुड़ाई की बात कर रहा है, प्याज की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्याज का बोटेनिकल नेम क्या होता है? एलियम सेपा। क्या होता है? एलियम सेपा होता है, एलियम सेपा। फैमिली की बात किया जाए, इसको हम लोग बल्ब क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको और लहसुन को क्या बोलते हैं? बल्ब क्रॉप बोलते हैं। फैमिली की बात किया जाए तो एमारली डीएसी होगा, एमारली डीएसी फैमिली होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिएसी फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिएसी फैमिली बोलते हैं। प्याज ठंडी जलवायु का फसल है, ठंड जलवायु का फसल है, ठंड जलवायु का फसल है। प्याज की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। भारत में प्रथम स्थान उत्पादन में किसका है? प्रथम स्थान उत्पादन में आपका किसका है? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। वहीं पे एनआरसी फॉर ओनियन एंड गार्लिक है, ओनियन एंड गार्लिक है। तो ये कहाँ पे आपका? पुणे महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में है। इसको भी याद रखना है। अगर बात किया जाए इसका वेराइटी, तो वेराइटी की अगर बात किया जाए तो वेराइटी इसमें कौन कौन सा है? एक तो नासिक रेड है, वेराइटी कौन सा है? नासिक रेड, पूसा रेड, पूसा रेड, पटना सफेद, पटना सफेद। अगर यमुना सफेद पूछेगा तो आपका लहसुन का वेराइटी है, पटना सफेद कहेगा तो प्याज का वेराइटी है। यह सफेद छिलके वाली प्याज का वेराइटी है। एग्री फाउंड, एग्री फाउंड, एग्री फाउंड है आपका एक, एग्री फाउंड रेड है जो ये प्याज का आपका वेराइटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? और ये हाँ कम गहराई वाली फसल है, कम गहराई वाली फसल है। तो इसको हम कम गहराई पे ही इसकी निराई गुड़ाई करेंगे। इसकी निराई गुड़ाई कब करेंगे? कम गहराई पे करेंगे। ऑप्शन ए कम गहराई, अधिक गहराई, मध्य गहराई, या इसको मध्यम और किसी भी गहराई तक नहीं। इसका राइट आंसर होगा कम गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में पछेती झुलसा किस कारण होता है? अगर हम बात करें आलू की,
आलू की, आलू से जो क्वेश्चन अगर पूछेगा, ये एक ट्यूबर क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है? ट्यूबर क्रॉप है। इसका हम लोग तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना खाते हैं। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर पूछेगा, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च अगर पूछेगा, तो ये आपका कहाँ पे है? ट्यूबर की अगर बात की करें तो तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में है और ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है, तिरुवनंतपुरम में। अगर बात करें कि एक दिन में ट्यूबर क्रॉप आईसीएमआर के द्वारा ट्यूबर क्रॉप हम लोग कितना खाएंगे? 85 ग्राम। स्वस्थ मनुष्य को रहने के लिए कितना ट्यूबर खाने की जरूरत है? 85 ग्राम खाने की जरूरत है। आलू में जो डिजीज की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही डिजीज है, इसके अलावा भी डिजीज है। हम 2 ही डिजीज की बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है लेट ब्लाइट, इसको हम लोग पछेती झुलसा बोलते हैं। कौन सा? पछेती झुलसा बोलते हैं। और दूसरा है आपका एक अर्ली ब्लाइट को हम क्या बोलते हैं? अगेती झुलसा। ये दोनों ही किससे होता है? आपका फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से होता है। लेकिन दोनों के लिए अलग अलग फंगस हैं। जो सबसे ज्यादा हानिकारक है आलू के लिए वो ये आपका लेट ब्लाइट वाला है। कौन सा है? लेट ब्लाइट वाला है। लेट ब्लाइट की अगर बात किया जाए तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा लेट ब्लाइट का। लेट ब्लाइट जो है, लेट ब्लाइट से सबसे ज्यादा यूरोप में हानि हुआ था और इसके बीमारी इतना भयावह हो गया, वहां पे ये पेंडेमिक डिजीज के तौर पे उभर कर आया था, जो कि पूरा का पूरा क्षेत्र को ही क्या कर दिया था? खत्म हो गया था। और इसमें अगर इसकी बात किया जाए तो 1845 में, कब? 1845 में इसको हम लोग आयरिश फेमाइन के नाम से जाने। आयरिश फेमाइन इसी के कारण आया। आयरिश फेमाइन क्यों नाम पड़ा? यूरोप में ये बीमारी काफी बड़े पैमाने पे आया और यूरोप में एक देश है जिसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड में सबसे ज्यादा हानि हुआ। वहां पे 20 लाख लोग मर गए भूख से, क्योंकि जो आलू था वहां का स्टेपल फूड था, मुख्य खाद्यान्न फसल था, ठीक है ना, मतलब मुख्य खाने वाला वहां का फसल था। तो इसलिए वहां 20 लाख लोग मर गए और इसको पेंडेमिक डिजीज घोषित किया गया और इसको नाम दिया गया आयरिश फेमाइन, क्योंकि ये आयरलैंड में ज्यादा देखा गया। यूरोप का एक कंट्री आयरलैंड है। सबसे पहले इसको पता लगाया एंटोन डी बेरी ने इसका पता लगाया कि ये फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से होता है। और उस फंगस का नाम है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। ठीक है, तो ये एंटोन डी बेरी ने बताया और उसी टाइम से इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अर्ली ब्लाइट की बात करें तो ये भी फंगस से होता है और इसके लिए कौन सा? अल्टरनेरिया फंगस, ठीक है ना, अल्टरनेरिया सोलेनाई जिम्मेदार है। ठीक है, ये फंगस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है, यहां पे फफूंद कर लीजिए। फफूंद से, जीवाणु से, तत्वों की कमी से, सभी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फफूंद से या फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में हरापन किसके कारण होता है? अगर हम बात करें आलू की, तो आलू में तो आप लोग मोटा मोटी सारी चीजें जानते हैं जो इसका क्लासिफिकेशन है। सोलेनम ट्यूबरोसम, इसका ट्यूबर खाते हैं तो इसका नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। फैमिली है आपका सोलेनेसी। फैमिली क्या है? सोलेनेसी। फैमिली में जो मुख्य आपका सब्जी आता है उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन सा सोलेनेसी में आता है। एक तो आपका ब्रिंजल है, ठीक है, ब्रिंजल का ओरिजिन प्लेस भारत है। इसके अलावा टोमेटो है। टोमेटो को बिलायती बैगन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिलायती बैगन। और उसके बाद है आपका चिल्ली, ठीक है, चिल्ली। और जो कैप्सिकम है हमने बताया था पहले ही, जो शिमला मिर्च है वो भी है। और एक है टोबैको। कौन सा है? टोबैको। तो इन सभी में ये 3 जो आपका ऊपर वाला है इसमें 24 क्रोमोसोम होता है। CN नंबर कितना होता है? 24। और टोबैको और आपका आलू में
48 होता है। तो क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कितना होता है आपका 2n इक्वल टू कितना होता है 48 होता है, और टोबैको में भी 48 होता है। जितने भी इसके वेराइटी हैं, इसके जितने भी वेराइटी हैं, इसके वेराइटी की अगर हम बात कर लें तो एक तो अर्ली होता है, कौन होता है अर्ली, एक होता है मिड और एक होता है लेट, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें अर्ली में तो इसमें कुफरी खयाती है, कौन सा है कुफरी खयाती है, ठीक है। कुफरी अरुण है, कौन सा है कुफरी अरुण है, और कौन सा है इसमें कुफरी जवाहर है, कुफरी जवाहर है। इसमें मिड में है कुफरी अशोका, कुफरी अशोका, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको कुफरी अशोका। और इसके अलावा कौन सा है कुफरी अशोका के बाद कौन सा है कुफरी चंद्रमुखी, कौन सा है कुफरी चंद्रमुखी। तो इसको आपको याद रखना है। तो जितने भी आलू की वैरायटी हैं सब में क्या लगा रहेगा कुफरी लगा रहेगा। इसमें है आपका कुफरी सिंदूरी, कुफरी बादशाह, ये सब क्या है पछेती है। और जो चिप्स बनाने वाले वैरायटी हैं चिप्स, कुफरी चिप्स होना 1 2, ये भी क्या है आपका पछेती है। कुफरी चिप्स होना 1 और 2, ये सब क्या है आपके लेट वेराइटी है, ठीक है पछेती है। अगर हम बात करें सीड रेट की तो देखिए मेन फसल हम कब बोते हैं भाई, मेन फसल अगर बुआई का समय यहाँ सबसे पहले कर लेते हैं, बुआई का समय, बुआई का समय भी अलग अलग है, लेकिन जो मेन पूछता है वो पूछता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम कौन फसल लगाते हैं तो मेन फसल लगाते हैं, ठीक है। सीड की अगर बात करें तो सीड 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर सीड ज़्यादा लगता है। पूरे जब हम आलू की खेती करते हैं तो उसमें अगर आपका 100 रुपये लगता है तो उसमें 40 रुपये आप सीड पे खर्च कर देते हैं, मतलब 40 से 50% हम उसका खर्च का पूरे खर्च का किस पे करते हैं सीड पे करते हैं। तो इसीलिए हम सीड का भी सिलेक्शन करते हैं तो बहुत सारी बातों को उसमें ध्यान रखते हैं। वायरस फ्री सीड होना चाहिए और इसके अलावा जो प्योर सीड हो वो होना चाहिए, और उसका साइज क्या होना चाहिए तो 20 से 25 सेंटीमीटर साइज का सीड होना चाहिए, और उसमें आपका 2 से 3 आँखुए होना चाहिए, मतलब बर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अभी पूछ रहा है हरापन, हरापन की बात करें इस पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जितना भी हमने बताया ये सभी एनसीईआरटी बेसिस है, ठीक है, इसको आपको कवर करना है पूरा। और ये आपको देखिए यहाँ पे पढ़ा दे रहे हैं, और कॉलेज दाखिला ऐप पे आप जाकर क्या कर सकते हैं, वहां पे बाद में इस पीपीटी को आप देख सकते हैं रिवीजन के टाइम, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। अगर आपको वहां ढूंढने में दिक्कत होगा तो माई कंटेंट्स का वहां पे क्या होगा ऑप्शन होगा, जैसे ही आप ऐप को ओपन करिएगा और ओपन करते ही माई कंटेंट्स में जाइएगा, वहां पे आपको सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, वहां से देखकर आप पढ़ सकते हैं। अगर हरापन की बात करें तो हरापन ये सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण। अब देखिए एक तो हम लोग जब खेत में ही आलू रहता है तो जब हम अच्छे से अर्थिंग अप नहीं किए रहते हैं, अर्थिंग अप का मतलब समझ लीजिए, जब हम खेत में क्या करते हैं, एक बार तो बुआई के समय हम मिट्टी चढ़ाते हैं, और दूसरी बार 2 सप्ताह बाद या 1 से 2 सप्ताह के बाद हम क्या करते हैं दोबारा मिट्टी चढ़ाते हैं, ताकि बहुत सारे आलू जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सनलाइट के प्रभाव में आ जाते हैं, ठीक है, अच्छे से नहीं चढ़ा रहता है या नीचे फिर गिर जाता है मिट्टी, तो दोबारा हम चढ़ा देते हैं, उसी को हम अर्थिंग अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं अर्थिंग अप। अर्थिंग अप ये मूंगफली में भी किया जाता है, गन्ना में भी किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या करते हैं कि अच्छे से मिट्टी चढ़ा देंगे, तब हमारा फसल जो आलू है वो बच जाएगा, किससे
हरापन होने से, और दूसरा जब हम खेत से निकाल कर आलू को घर पे लाते हैं स्टोर करने के टाइम, तो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम जब हम अच्छे से उसको ढक कर नहीं रखते हैं, अच्छे जगह पे नहीं रखते हैं, तो सनलाइट के इंपैक्ट में आकर उसमें क्या हो जाता है, हरापन हो जाता है। और जब वो हरापन होता है तो उसमें क्या होता है, सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रे होती है, ठीक है ना, जो पराबैंगनी किरणें होती है वो उस आलू के अंदर जाती है, तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है वहां पे बन जाता है। और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को हम बोलते हैं सोलेनिन। क्या बोलते हैं, सोलेनिन। और ये जब हम खाते हैं तो ये हमारे लिए काफी हानिकारक हो जाता है। इसके कारण बाल भी झड़ने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो जितने भी हरे आलू हैं, आप मार्केट में जाते होंगे आलू खरीदने तो वहां पे देखते होंगे हरा आलू, तो उसको मत खरीदिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। वही वाला हरापन हो जाएगा उसमें, और उसमें क्या हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें के कारण सोलेनिन टॉक्सिक सब्सटेंस भर जाएगा, जो आपके बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूखी मिर्च की उपज प्रति हेक्टेयर में कितनी प्राप्त हो जाती है। अगर हम बात करें सूखी मिर्च की, तो जो आपका हरा मिर्च का प्लांट होता है उसी को जब हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं वो लाल मिर्च में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मिर्च के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, मिर्च के बारे में। अगर बात किया जाए मिर्च का बोटेनिकल नेम, तो क्या होता है, कैप्सिकम एनम होता है। क्या होता है, कैप्सिकम एनम होता है। और हमने शिमला मिर्च के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और ये सोलेनेसी फैमिली का है, क्रोमोसोम नंबर 24 है, बताने की जरूरत नहीं है। लाल रंग की अगर बात करें, लाल रंग, तो लाल रंग किस कारण होता है, कैप्सेथीन के कारण। किसके कारण, कैप्सेथीन के कारण। अगर चरपराहट की बात करें, चरपराहट, तो चरपराहट किसके कारण होता है, या तीखापन, कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। या इसके लिए एक और कैप्सेरुबिन होता है। क्या होता है, कैप्सेरुबिन होता है, उसके कारण भी लाल मिर्च होता है। तो इसको देख लीजिएगा, या कैप्सेरुबिन, ठीक है। अगर हम बात करें सूखी मिर्च की, तो देखिए जो सूखी मिर्च का फल है, सूखी मिर्च का फल है, तो सूखी मिर्च के फल की अगर बात किया जाए तो सूखी मिर्च के फल में 0.16 से लेके 0.39% ऑयल पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 0.16 से 0.39% तक ऑयल पाया जाता है सूखी मिर्च के फल में, ठीक है। अगर सूखी मिर्च के बीज की बात करें, सूखी मिर्च का जो बीज है अगर उसमें ऑयल की बात करें तो 26.1% क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जो आपका चरपराहट कैप्सेसिन के कारण होता है ना, तो कैप्सेसिन की बात करें तो 0.1% ही क्या पाया जाता है, कैप्सेसिन पाया जाता है। अगर हम बात करें वेराइटी की, ठीक है, अगर इसमें हम देख लेते हैं किस्म, कौन कौन सा किस्म है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस्म है, एक ज्वाला है, अग्नि है, ये मिर्च का इंपॉर्टेंट किस्म है, ठीक है। उसके बाद गुंटूर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज्यादा मिर्च की खेती होती है। उसके बाद आपका तेलंगाना, तमिलनाडु है, ठीक है। गुंटूर 1 से लेकर 5 तक, गुंटूर 1 से लेकर 5 तक क्या है आपका, मिर्च का वेराइटी है। अगर सूखी मिर्च की पूछे कि उपज कितना होता है, सूखी मिर्च यहां पे लिख देते हैं, सूखी मिर्च का उपज 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, ठीक है। और जो हरी मिर्च का फलिया होता है, तो हरी मिर्च 80 से 90 क्विंटल होता है। हरी मिर्च 80 से 90 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्च के सूखे बीजों में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है। अभी हमने बताया अगर फल में कहेगा, सूखे मिर्च के फल में, तो 0.16 से 0.39%
तेल। अगर बात करें बीज में, बात करें तो बीज में 26.1% पाया जाता है। मिर्च से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 26.1%। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु फसल बुआई का समय है। भाई वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो कब की बात कर रहा है, ये बैगन से रिलेटेड है। यहां पे लिख लीजिए बैगन की वर्षा ऋतु फसल बुआई का समय है। अगर हम बात करें बैगन की, हम क्या बोलते हैं इसको, ब्रिंजल। इसके बोटेनिकल नेम क्या होता है, सोलेनम मेलोंजिना। फैमिली सोलेनेसी है। क्रोमोसोम नंबर कितना है 24 है। अगर ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन प्लेस इंडिया है, ठीक है। बैगन सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा भारत में बैगन का उत्पादन किया जाता है और वेस्ट बंगाल में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, भारत में भी, ठीक है। अगर बात किया जाए बैगन में तो विटामिन कौन सा पाया जाता है भाई, विटामिन ए, बी एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस भी पाया जाता है इसमें। बैगन की अगर बात किया जाए कि बैगन की बुआई का समय, किसका, बुआई का समय, तो बुआई का समय अगर हम देखें तो बुआई का समय क्या होता है भाई, तो जो वर्षा ऋतु का बुआई का समय होता है, वर्षा ऋतु का, वो आपका कब होता है, वर्षा ऋतु में हम फरवरी मार्च में क्या करते हैं, बीज की बुआई करते हैं और फिर अप्रैल मई में इसकी हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब फरवरी मार्च में हम बीज की बुआई करते हैं और अप्रैल मई में इसका क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अगर बीज दर की बात करें, बीज दर तो 400 से 500 ग्राम नॉर्मल वेराइटी, 400 ही मोटा मोटी दिया रहता है, कितना 400 ग्राम, ठीक है। और अगर हम बात करें हाइब्रिड सीड रेट, हाइब्रिड सीड रेट, तो हाइब्रिड सीड रेट कितना होता है 250 ग्राम पर हेक्टेयर, 250 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फसल बुआई का समय पूछ रहा है तो फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, नवंबर मध्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरवरी से मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेती फूल गोभी की रोपाई कितनी दूरी पर पर्याप्त रहता है। फूल गोभी की अगर बात किया जाए, फूल गोभी तो ये आपका कोल क्रॉप्स है। कौन सा क्रॉप्स है, कोल क्रॉप्स है। इससे जो क्वेश्चन पूछता है बोटेनिकल नेम क्या होता है इसका, बोटेनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया, देखिए ब्रेसिका ओलेरेसिया, ठीक है। ब्रेसिका ओलेरेसिया, इसमें कुल कोल क्रॉप्स जो होता है इसमें कुल 7 सब्जियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फूल गोभी है, फिर पत्ता गोभी है, फिर गांठ गोभी है और ब्रोकली है, चाइनीज गोभी है और इसके अलावा स्प्राउटिंग ब्रोकली भी है और एक आपका केल है। तो ये सभी का सभी क्या है, कोल क्रॉप्स है। और कोल क्रॉप्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपका फूल गोभी, तो इसका अलग अलग सबका बोटेनिकल नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया ही होगा या ब्रेसिका स्पीसीज कह लीजिए और वेराइटी अलग अलग होगा। तो इसका जो वेराइटी होता है बोट्राइटिस होता है, बोट्राई यहां पे लिख देते हैं, बोट्राइटिस होता है, ठीक है। और अगर बात किया जाए ये कौन से फैमिली का है, तो फैमिली होता है क्रूसीफेरी। फैमिली क्या होता है, क्रूसीफेरी। जितने भी कोल क्रॉप्स हैं उसमें 18 क्रोमोसोम होता है और जो चाइनीज गोभी है, चाइनीज कैबेज है, चाइनीज कैबेज बोलते हैं उसको, उसमें 20 क्रोमोसोम होता है। कितना होता है, चाइनीज में 20 क्रोमोसोम होता है, इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसमें बीज दर की, और ये ठंडी जलवायु का फसल कब का है, ठंडी जलवायु का है। बीज दर 450 से 500 ग्राम बीज दर होता है। इसको हम 3 समय में एक अगेती, मध्यम और
पछेती बुआई करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आपका अगेती है, फिर आपका मध्यम है, यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा सभी लोगों को, यहाँ पे क्या होगा, मध्यम होगा, मध्यम, और तीसरा आपका है पछेती। कौन सा है, पछेती। अलग अलग हम दूरी पे इसको लगाते हैं। अगेती जो आपका है ये 70 दिन में तैयार हो जाता है, मध्यम है ये 70 डेज में तैयार हो जाता है, ठीक है। ये जो है आपका 72, यहाँ लिख देते हैं 70 to 80 डेज, और जो आपका पछेती है ना ये 80 to 100 डेज में आपका तैयार होता है। इसमें 45 × 45 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें आपका 50 × 50 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं, और ये आपका 60 × 50 से 60 सेंटीमीटर। मतलब प्लांट से प्लांट की दूरी थोड़ा कम भी रख सकते हैं, लेकिन 60 × 60 भी दिया रहेगा, या 60 × 50 से 60 सेंटीमीटर दिया रहेगा। तो अगेती के लिए क्या है, 45 × 45। इसकी वैरायटी की अगर बात कर लिया जाए, क्योंकि देखिए ये काफी किस्में की बात करते हैं, देखिए ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहां से ना आपका एक ही क्वेश्चन तैयार नहीं हो रहा है, कराने के लिए आपको हम जल्दीबाजी में करा देंगे, लेकिन ये सारी आप चीजों को एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का सारा डेटा है, ठीक है। तो आपका एक ओवरव्यू कंसेप्ट बन जाएगा, जिससे आप जब भी क्वेश्चन लगाइएगा तो आपके क्वेश्चन लगाने में क्या होगा कि बहुत कम गलती होगा, माइनर गलती होगा, और जब माइनर गलती होगा रिजल्ट बनने की उतना ही संभावनाएं बढ़ जाएगी। नहीं तो आप सिर्फ कुछ पढ़िए नहीं, कुछ समझिए नहीं, और डायरेक्ट क्या करने लगिए, आप सेट लगाने लगिए। बहुत सारे बच्चे, जैसे क्या है कि नेमराज सुंडा का बुक है, उसमें पढ़ के आप लगाइए, और ए स्टेट वाला जब आप प्रीवियस ईयर लगाएगा ना, काफी चीजें गलत होने लगेगा। तो हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन इसके बाद लाएंगे, जो सेट वाला क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको इसी आधार पे क्वेश्चन कराया जाएगा, ताकि आप एक अच्छे तैयारी कर सके। ए स्टेट में आपके पूरा का पूरा एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा, और वहां पे क्या होता है, कई बार जो आपका निम्रत सुंडा का डाटा है, एनसीईआरटी का डेटा है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो आपको ऑथेंटिक जो एनसीईआरटी को मानता है, बीएससी भी करा रहा है आपका ए स्टेट का एग्जाम, तो इस तरह से करिए। बहुत जगहों पे क्या है कि आप सेट लगा रहे होंगे तो काफी क्वेश्चंस गलत हो जा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना से जुड़कर आप अपने तैयारी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। इसी तरह हम लोग बाकी चीजों में भी करते रहेंगे, बाकी क्वेश्चन भी कराएंगे हम लोग सेट वाला, उसमें भी इसी तरह फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ताकि आपकी कोई भी डाउट्स न रह जाए, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूसा दीपाली। कौन सा, पूसा दीपाली, ठीक है। अर्ली ड्रम हेड, उसके अलावा पूसा एस्नोबॉल, ये सभी वैरायटी आपका किसका है, फूल गोभी का है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है कि अगेती फूल गोभी की रुपाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 × 45 सेंटीमीटर। ये इंटू का साइन है भाई, पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल उगाने हेतु बैगन के संकर किस्मों की कितनी बीज पर्याप्त होती है। हमने इससे पहले ही कराया था कि अगर नॉर्मल वेराइटी की बात करें, नॉर्मल तो 400 ग्राम, और अगर हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड तो हाइब्रिड 250 ग्राम पर हेक्टेयर, 250 ग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैगन की गोल किस्म है। भाई बैगन की गोल किस्म है तो देख लेते हैं, अर्का नीलकंठ, अर्का कुसु माकर, अर्का शिरीष, काशी संदेश। तो देखिए एक आपका होता है गोल बैगन की किस्म, और एक होता है आपका कौन सा
एक होगा लंबा वाला। तो लंबा किस में और गोल किस में? जो बैगन का है उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा वेराइटी आता है। तो देखिए जितने भी गोल वेराइटी हैं उसमें अर्का लगा रहेगा, ठीक है। तो अर्का वाला तो ये 3 हो ही गया भाई। एक हो गया अर्का नीलकंठ, इसको लिखने की जो जरूरत नहीं है। अर्का वाला किस में हो गया? गोल वाले में। और एक राजेंद्र, ठीक है ना, राजेंद्र बैगन, ये कि क्या हो गया? ये भी हो गया आपका गोल वाला। और एक और हो गया आपका कौन सा? पूसा हाइब्रिड, पूसा हाइब्रिड 5। पूसा हाइब्रिड 5 भी क्या हो गया? बैगन का हो गया, ठीक है। लेकिन पूसा हाइब्रिड आपका एक 9 है और एक 6 है, ये आपका लंबा वाला में हो जाएगा। तो पूसा हाइब्रिड 9 और 6 और पंत ऋतुराज, कौन सा? यहां पे पंत ऋतुराज, ये तो इंपॉर्टेंट वेराइटी है। पंत ऋतुराज ये, और एक है आपका काशी संदेश करके, ठीक है। ये सब किसका है? आपका किसका? बैगन का वेराइटी है, लंबा वाला, ठीक है। काशी संदेश है, पंत ऋतुराज, पूसा हाइब्रिड 9 और 6। मतलब ये तीनों छोड़ के बाकी कोई भी आएगा वो आपका लंबा वेराइटी होगा। और गोल वाले में आप अर्का याद रखना है और राजेंद्र याद रखना है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काशी संदेश, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल उगाने हेतु टमाटर के संकर किस्मों को कितनी पर्याप्त होती है? अगर हम बीज दर की बात करें टमाटर की, टमाटर, थोड़ा सा पहले टमाटर के बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके बोटेनिकल नेम की बात करें, सोलेनेसी फैमिली का ये भी है। तो इसका बोटेनिकल नेम होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम या लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। सोलेनम लाइकोपर्सिकम या लाइकोपर्सिकम या लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम, यहाँ लाइकोपर्सिकम गलत हो गया है, सही कर लीजिए। सोलेनम लाइकोपर्सिकम, पर्सिकम एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम। तो ये आपका दोनों किसका हो गया? टमाटर का। सोलेनेसी है, इसमें कितना पाया जाता है? क्रोमोसोम 24 क्रोमोसोम होता है। इसका अन्य नाम है बिलायती बैगन। क्या है? बिलायती बैगन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें कि सीड रेट की, किसकी? सीड रेट की। सीड रेट की अगर भाई बात किया जाए तो सीड रेट जो नॉर्मल वेराइटी होता है वो 400 से 500 ग्राम होता है। और जो हाइब्रिड वेराइटी होता है इसका, कौन सा वेराइटी? हाइब्रिड वेराइटी। तो हाइब्रिड की अगर बात कर लिया जाए, हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड होता है 150 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। इसका जो बीज होता है तो इसका बीज 4 साल तक अंकुरित होता है। 4 साल तक अंकुरित या 4 साल तक अंकुरण की क्षमता पाई जाती है। 4 साल तक अंकुरित होती है। अगर बात करें कि ये काफी हल्का इसका सीड होता है, जो टमाटर का सीड होता है ना काफी हल्का होता है। अगर इसमें बात करें तो 20 से 25 ग्राम अगर हम लोग देखें इसके सीड को, तो इसके 20 से 25 ग्राम सीड में 8000 से 9000 सीड पाया जाता है। 8000 से 9000 सीड पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए है 150 से 200 ग्राम, बी है 250 से 300 ग्राम, सी है 350 से 400 ग्राम, डी है 450 से 500 ग्राम। राइट आंसर होगा इसका ए हो जाएगा 150 से 200 ग्राम।
नेक्स्ट है टमाटर का बीज, स्वस्थ बीज कितने साल तक अंकुरण की क्षमता रखता है? अभी हमने चर्चा किया 4 सालों तक उसमें अंकुरण की क्षमता होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4 साल। नेक्स्ट है कि पालक किस कुल का पौधा है? अगर पालक की हम बात करें तो देखिए पालक को देखते हैं, पालक में एक होता है आपका देसी, एक होता है विलायती, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम की अगर हम बात करें, बोटेनिकल नेम, तो इसका क्या होता है? बीटा बल्गेरिस, ठीक है। और इसका वेराइटी अलग हो जाएगा, बेंगालेंसिस हो जाएगा, बेंगालेंसिस हो जाएगा, ठीक है। और इसका होता है एस्पाइनेसिया ओलेरेसिया हो जाएगा, एस्पाइनेसिया ओलेरेसिया विलायती के हो जाएगा। विलायती का पत्ता जो होता है चौड़ा होता है और बड़ा होता है, इसमें पोषक तत्व देसी के अपेक्षा कम पाया जाता है, आयरन की मात्रा जो देसी है उसमें अधिक पाया जाता है, और इसके अलावा अन्य पोषक तत्व जो खनिज लवण है वो भी पाए जाते हैं इसके पत्तियों में, ठीक है ना। आईसीएमआर के अनुसार 125 ग्राम पत्तीदार सब्जियां एक स्वस्थ मनुष्य को खानी चाहिए। पत्तीदार सब्जी 125 ग्राम। ट्यूबर कितना खाना चाहिए? 85 ग्राम, ठीक है। अगर बात किया जाए पालक की, तो पालक का फैमिली क्या होगा भाई? फैमिली यहां पे देख लेते हैं, चिनोपोडिएसी है। कौन सा है? चिनोपोडिएसी। पालक के अलावा बथुआ और चुकंदर भी किस में आता है? चिनोपोडिएसी में है, ठीक है ना। ऑल ग्रीन इसका प्रमुख वेराइटी है, ऑल ग्रीन इसका प्रमुख वेराइटी है, ठीक है ना। एक वर्जीनिया सिवॉय है, वर्जीनिया कौन सा है? वर्जीनिया सिवॉय, इसका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट विलायती पालक है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनोपोडिएसी। अम्बेली फेरी में आ जाएगा गाजर धनिया, गाजर धनिया। क्रूसी फेरी में क्या आ जाएगा भाई? कोल क्रॉप्स। और जो मस्टर्ड वाला फसल है, और इसके अलावा मूली भी किसका है? क्रूसी फेरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रूसी फेरी को, क्रूसी फेरी को ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं, अम्बेली फेरी को एपीएसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीएसी भी बोलते हैं। मालवेसी, यहाँ ये दक्षिण हो गया। मालवेसी में अगर बात किया जाए तो इसमें कपास आता है, सब्जी में भिंडी आता है। क्या आता है? भिंडी आता है। तो इसका राइट आंसर चिनोपोडिएसी। अगेती पत्ता गोभी की रुपाई कितनी दूरी पर पर्याप्त रहती है? अगर हम बात करें पत्ता गोभी, तो देखिए जो फूल गोभी की हम लोग बुआई कर रहे थे ना, फूल गोभी का जितनी दूरी पर कर रहे थे उतनी ही दूरी पे इसमें भी करेंगे, ठीक है, सेम डिस्टेंस है। अगर इसका हम बोटेनिकल नेम की बात कर ले तो वही होगा ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। और वेराइटी क्या हो जाएगा? कैपिटाटा हो जाएगा। ये याद रखिए। खाने वाला भाग क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। खाने वाला भाग पत्ती ही होता है, लेकिन उसको टेक्निकली भाषा में जैसे हेड के रूप में रहता है ना, पूरा सभी एक पत्ता आपस में क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स रहता है, कंपोजिट टाइप में रहता है, तो उसको हम हेड बोलते हैं। एक्चुअली में तो पत्ता ही खाते हैं। इस पत्ते गोभी में जो सुगंध और जो आपका स्वाद आता है वो सिनी ग्रीन के कारण आता है। किसके कारण? सिनी ग्रीन के कारण आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद प्राइड ऑफ इंडिया इसका इंपॉर्टेंट वेराइटी है। किस्म की बात किया जाए, प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है। अर्ली पूसा अर्ली ड्रम हेड, पूसा अर्ली ड्रम हेड, ये किसका वेराइटी है? पत्ता गोभी का वेराइटी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 × 45 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन ही इसका होगा। देखिए बहुत सारे जगह
40 से 45 नहीं, 45 से 45 सेंटीमीटर इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमीकंद का प्रवर्धन किसके कारण होता है? अगर हम बात करें जिमीकंद का, जिमीकंद को हम लोग सूरन बोलते हैं, सूरन या ओल बोलते हैं। ठीक है, इसका हम लोग किसके कारण करते हैं? आपका कंदों के कारण करते हैं, कंदों के द्वारा इसका प्रवर्धन होता है। किसका प्रवर्धन? कंदों के कारण द्वारा होता है। कंद का 500 से 1000 ग्राम का कंद होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 500 से 1000 ग्राम कंद होना चाहिए। अगर बात किया जाए तो इसको एलिफेंट फूट याम के नाम से जाना जाता है। एलिफेंट फूट याम के नाम से इसको जाना जाता है। ओल जब हम खाते हैं, ओल का चोखा काफी शानदार होता है, बहुत सारे लोग खाए भी होंगे। जो ओल होता है ना, इसमें एक अलग प्रकार का तीक्ष्णता आती है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, जो आपका गला है वो उसमें खसखसाहट होने लगती है। ठीक है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सा है? तीक्ष्णता। तीक्ष्णता के लिए कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण क्या होती है? आपका तीक्ष्णता होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंदों के द्वारा। कंदों का आकार कितना होना चाहिए? वजन कितना होना चाहिए उसमें? 500 से 1000 ग्राम। जैसे हम केला में शक्कर लगाते हैं ना, तो उसके लिए भी बेस्ट एक वजन होता है कि इतना वजन वाला शक्कर क्या होगा? बेस्ट होगा। वैसे ही इसका भी जब हम कंद लगाते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओल में तीक्ष्णता किसके कारण होती है? ऑप्शन कुकुरबिटेसीन। तो ये कुकुरबिटेसी में जो तीक्ष्णता या चरपराहट होती है, तो जितने भी कुकुरबिटेसी का आपका सब्जी है उसमें होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए कैल्शियम होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय ट्यूबर क्रॉप रिसर्च संस्थान कहां स्थित है? हमने ट्यूबर जब पढ़ाया वहीं पे बता दिया था। सेंट्रल ट्यूबर और एक सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। दोनों की अगर बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। टी फॉर ट्यूबर और टी फॉर तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। और कहां पे? केरला में। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जब हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कासरगोड एक जगह है। कासरगोड केरल का काफी अच्छा जगह है, घूमने वाला जगह है। कभी आप लोग भी नौकरी वोकरी ले लीजिएगा तो कासरगोड जाइए, एर्नाकुलम जाइए, ऊटी जाइए, उडकमंगलम जाइए। काफी अच्छा है, साउथ इंडिया में घूमने वाली जगह। तो उसी में कासरगोड भी है, काफी अच्छा जगह है। तो कासरगोड में ही क्या है? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, रोपड़ पौधे का। ये भी कहाँ है आपका? केरला में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा, केरल। महाराष्ट्र में कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है भाई? तो देखिए नेशनल ब्यूरो यहां पे लिख देते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग इंस्टीट्यूट थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी पूछता है भाई। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से भी आ सकता है। जैसे यही क्वेश्चन पूछ दिया है, इसमें हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र की। अगर हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सा संस्थान है, तो एनआरसी फॉर ओनियन एंड गार्लिक कहाँ है भाई? एंड गार्लिक ये पुणे में है। ठीक है, आपका एनआरसी फॉर ग्रेप्स भी कहाँ है? पुणे में है। ग्रेप्स भी कहाँ है? पुणे में है। एनआरसी फॉर सिट्रस कहाँ है?
ये नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये भी कहाँ है आपका? नागपुर, महाराष्ट्र में है। यहाँ नागपुर महाराष्ट्र में है। तो ये आपको याद रखना है, नागपुर महाराष्ट्र में ये इंस्टीट्यूट है। इसी में देख लेते हैं थोड़ा सा, यहीं पे देख लेंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है भैया? हिमाचल प्रदेश में है एक तो NRC फॉर मशरूम। क्या है? मशरूम। कहाँ पे है भाई? सोलन में है, हिमाचल प्रदेश में। मशरूम की खेती सबसे ज़्यादा बिहार में होती है। बिहार नंबर 1 है मशरूम के उत्पादन में। बात किया जाए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI 1949 में बना था जब पटना में ही था। बाद में इसको कहाँ लेकर चला गया शिमला में। कहाँ पे? शिमला। तो अभी ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है। 2 इंस्टीट्यूट आपके शिमला में हो गए। इसके बाद देखते हैं कि यूपी में कौन कौन सा आपका इंस्टीट्यूट है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर है, जो कहाँ है आपका? कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है? ये भी आपका लखनऊ में है। और इसके अलावा CMAP, जो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये भी कहाँ है आपका? लखनऊ में है। तो ये सभी आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिंडी का उत्पत्ति स्थान है। अगर हम बात करें भिंडी की उत्पत्ति स्थान की, तो भिंडी का उत्पत्ति स्थान ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है एशिया, सी है अमेरिका, डी है ऑस्ट्रेलिया। अगर बात किया जाए भिंडी का, तो भिंडी मालवेसी फैमिली का है। कौन से फैमिली का है? मालवेसी फैमिली का। और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है आपका? अफ्रीका है। कहाँ है? अफ्रीका है। इसका इंपॉर्टेंट जो वेराइटी है, सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है परभनी क्रांति। कौन सा है? परभनी क्रांति इसका इंपॉर्टेंट वेराइटी है। और एक कोयम्बटूर 1 भी है। कौन सा है? कोयम्बटूर 1 भी है, जो भिंडी का इंपॉर्टेंट वेराइटी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भिंडी किस कुल का पौधा है? ऑप्शन है लेगुमिनेसी, मालवेसी, रोजेसी, एस्टरेसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवेसी हो जाएगा भिंडी। इसके अलावा कॉटन भी किस में आता है? मालवेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरास बीन की फलियों के बनने के लिए सर्वोत्तम तापक्रम कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? अगर हम बात करें फरास बीन, इसको हम फ्रेंच बीन भी बोलते हैं, फ्रेंच बीन भी बोलते हैं। ये जो है आपका फ्रेंच बीन, ये देसी सेम की तरह होता है। कैसा होता है? देसी सेम की तरह, ठीक है। और इसका फैसियोलस वल्गेरिस, फैसियोलस वल्गेरिस इसका बोटेनिकल नेम होता है। और इसका फैमिली क्या है? ये बीन है, तो ये कौन सा फैमिली में आएगा? ये फैमिली आपका हो जाएगा लेग्यूमिनेसी। और इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इसके सर्वोत्तम, इसके फलियों के विकास के लिए टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसका टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 30 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरास बीन किस कुल का पौधा है? अभी हमने बताया कि ये बीन है, तो बीन सभी किस में आएंगे? आपके लेग्यूमिनेसी क्रॉप। इसको हम कौन सा क्रॉप बोलते हैं? फेवेसी भी बोलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि लोबिया के बीज बुआई के बाद कितने दिन में अंकुरित हो जाते हैं? अगर बात किया जाए लोबिया की, किसकी? लोबिया। तो लोबिया ये भी फैमिली, कौन से फैमिली का है? लेग्यूमिनेसी। बोटेनिकल नेम की अगर बात किया जाए तो बोटेनिकल नेम इसका क्या होता है? बिगना साइनेंसिस, बिगना साइनेंसिस। अगर इस फैमिली की बात किया जाए तो लेग्यूमिनेसी है। और ये आपका 5 से 7 दिन में क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है।
5 से 7 दिन में अंकुरित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन है 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। तो देखिए 5 से 7 होता है, लेकिन एक्चुअल में इसका राइट आंसर डी होगा, 6 से 7 लेंगे। क्या लेंगे? 6 से 7 लेंगे, ना कि 5 से 6। ठीक है, तो इसको राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोबिया किस कुल का? तो ये भी किस कुल का है? लेग्यूमिनेसी का है। और ये क्या है? एक चारा वाली भी फसल है और एक खरी खाद की फसल के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इसको काउपी भी बोला जाता है। खीरा का उत्पत्ति स्थान है भाई, खीरा की अगर बात किया जाए तो खीरा ये कुकुरबिटेसी फैमिली का है और इसका कुकुमिस सेटाइवस या सेटाइवम, ठीक है ना, बोटेनिकल नेम है। और ये क्या है आपका? कुकुरबिटेसी का है, कुकुरबिटेसी। इसका अगर ओरिजिन प्लेस की बात किया जाए तो इंडिया होगा। क्या होगा? इंडिया। इंडिया नहीं दिया है तो इंडिया एशिया में आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा अफ्रीका, बी होगा एशिया, सी है अमेरिका, डी है ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए, हाँ, एक खीरा का पूसा संयोग सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है। पूसा संयोग ये हाइब्रिड वेराइटी है। ठीक है, 2 से 3 kg पर हेक्टेयर सीड इसके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। सीड रेट कितना? 2 से 3 kg। नेक्स्ट है खरबूज किस कुल का पौधा है? भाई खरबूज, तरबूज ये सभी कुकुरबिटेसी का है, जो कि हम लोग जायद में उगाते हैं और ये गर्मा फसल इसको बोलते हैं हम लोग, और ये दियरा खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कुकुरबिटेसी। इसका कुकुमिस मेलो होता है। क्या होता है? कुकुमिस मेलो। इसका बोटेनिकल नेम किसका? खरबूज का। अगर बात किया जाए फैमिली तो कुकुरबिटेसी हो गया। और अर्का मधु, अर्का मधु, मधुरस, पूसा रसदार, पूसा रसदार, ये किसका वेराइटी है आपका? खरबूज का वेराइटी है। इसका 4 से 5 kg पर हेक्टेयर, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होता है, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है कि कद्दू या लौकी की तुड़ाई रोपने के कितने दिन बाद की जाती है? अगर हम बात करें बॉटल गार्ड की, किसकी? बॉटल गार्ड, लेगनेरिया, लेगनेरिया, सी से रेरिया। इसका क्या होता है? बोटेनिकल नेम कुकुरबिटेसी का है। अगर बात किया जाए कितने दिन बाद तुड़ाई किया जाता है, तो 60 दिन बाद इसकी, हम बुआई के बाद 60 दिन बाद तुड़ाई कर लेते हैं। सीड रेट की बात करें तो इसको हम लोग बरसात में भी लगाते हैं और गर्मी में भी लगाते हैं। तो बरसात वाले का कितना होता है आपका? बरसात वाले का 3 से 4 kg पर हेक्टेयर होता है। ठीक है, और इसका आपका 5 से 6 kg पर हेक्टेयर होता है, जो गर्म वाला होता है। राइट आंसर इसका देखिए, इसमें हमने अलग अलग बताया। अगर एवरेज पूछे तो 5 से 6 kg पर हेक्टेयर। एवरेज कितना? 5 से 6 kg पर हेक्टेयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मटर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मटर दलहनी फसल है। क्या है? दलहनी फसल है। पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। अगर बात किया जाए फैमिली लेग्यूमिनेसी है, तो लेग्यूमिनेसी में क्या पाया जाता है? प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा ऑर्केल, इसके वेराइटी है, नाम लिख लीजिए किस्म का, ऑर्केल, सिल्विया, सिल्विया, ये सभी आजाद मटर 1, आजाद मटर 1, ये सभी क्या है आपका? ये एक अपर्णा है। तो ये सभी आपका वेराइटी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मटर किस कुल का पौधा है? तो लेग्यूमिनेसी कुल का है। किस कुल का है? लेग्यूमिनेसी। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉली हाउस में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जी है। अगर हम बात करें पॉली हाउस, पॉली हाउस, इसमें हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करके, और जो बेमौसम फसल वाली होती है, मतलब जिसको हम लोग उस मौसम में नहीं उगा सकते हैं, तो पॉली हाउस में हम टेम्परेचर को मेंटेन करके आराम से या आसानी से उसको उगा सकते हैं। ठीक है, तो पॉली हाउस की अगर बात कर लिया जाए तो पॉली हाउस में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। ठीक है, पॉली हाउस की अगर बात किया जाए तो इसमें जो सब्जियां हैं, पहला है टमाटर,
एक चेरी टमाटर होता है, कौन सा? चेरी टमाटर। खीरा होता है, खीरा, करेला, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, ये सभी किस में उगाया जाता है? आपका पॉली हाउस में। इसके अलावा लेट्यूस, ये सलाद वाली है लेट्यूस, और एक है आपका बीज रहित खीरा, कौन सा? बीज रहित खीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शिमला मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉली चादर की मोटाई लगभग कितनी होनी चाहिए? देखिए पॉली जो हाउस में हम लगाते हैं ऊपर से, तो वैसा लगाते हैं जो कि प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता हो और उसका कोई साइड इंपैक्ट ना हो, ठीक है, और वो काफी चलेबुल हो, काफी दिनों तक क्या करे? लास्टिंग करे, ताकि हमें बार बार ना बदलना पड़े। तो 3 से 4 साल तक ये क्या रहता है? 3 से 4 साल तक आराम से चल जाता है। अगर बात किया जाए कितने माइक्रोन का रहता है मोटाई, तो ये 200 माइक्रोन की मोटाई रहती है। कितने की रहती है? 200 माइक्रोन की। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी किसका संपरिवर्तित रूप है? हल्दी, बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा भाई? कुरकुमा डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, कुरकुमा डोमेस्टिका। फैमिली क्या है? जिंजीबेरेसी, फैमिली जिंजीबेरेसी, जिंजीबेरेसी। अगर बात किया जाए हल्दी के वैरायटी का, तो वैरायटी कौन सा है? तो आपका राजेंद्र सोनिया है, याद रखिएगा, राजेंद्र सोनिया है, सगुना है, और राजेंद्र हल्दी 5 है, राजेंद्र हल्दी 5 है। ये सभी याद रखना है आपको। तो और ये तन्ना का क्या है? संपरिवर्तित रूप है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसको हम लोग मतलब बरसात से पहले मई जून में लगाते हैं, जून के लास्ट तक लगा देते हैं, ताकि क्या, और ये मतलब क्या, खरीफ का फसल है लगभग, समझ लीजिए, ठीक है ना। बरसात से पहले ही हम लोग लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी किस कुल का पौधा है? ऑप्शन कुकुरबिटेसी नहीं, अम्बेली फेरी नहीं भाई, क्रूसी फेरी नहीं, जिंजीबेरेसी। तो अदरक और हल्दी दोनों किस में आता है? जिंजीबेरेसी में। भारत में कुल 70 प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हल्दी है और उसके बाद धनिया है, ठीक है। हल्दी का यहां से हम लोग निर्यात भी करते हैं दूसरे कंट्री में, और उससे हमें विदेशी पैसे भी प्राप्त होते हैं। अदरक किस मौसम की फसल है? अदरक की बात कर रहे हैं, अदरक। तो अदरक की बात करें तो जिंजीबेरेसी का है, और जिंजीबर ऑफिसिनेलस इसका बोटेनिकल नेम होता है। क्या होता है? जिंजीबर ऑफिसिनेल, ये क्या है? बोटेनिकल नेम है, और जिंजीबेरेसी फैमिली का है। और जो अदरक है, अदरक की अगर बुआई की बात किया जाए, बुआई, तो इसकी बुआई 15 मई से 31 मई के बीच में किया जाता है। मतलब हम खरीफ का सीजन जैसे चालू होने वाला होता है, उससे पहले ही, बरसात से पहले ही हम इसकी बुआई कर देते हैं। तो ये खरीफ मौसम का क्या है? आपका मसाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक का उत्पत्ति स्थान है। अगर हल्दी और अदरक दोनों की उत्पत्ति स्थान बोले, तो दोनों का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया। कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धनिया का अन्य नाम क्या है? तो धनिया का अन्य नाम, ठीक है, पहला है धनियालू, कोथमल्ली, कोटाम्बरी, और एक और नाम है इसका धाने, ठीक है, ये भी क्या है? धनिया का अलग नेम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और धनिया भारत में धनिया का स्थान दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है मसालों वाले में। हल्दी के बाद किस का स्थान है? धनिया का है। धनिया का बोटेनिकल नेम क्या होता है भाई? धनिया का बोटेनिकल नेम क्या होगा? ये अम्बेली फेरी फैमिली में आएगा। फैमिली क्या है? फैमिली अम्बेली
फेरी। बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा इसका? कोरिएंड्रम सेटाइवम, कोरिएंड्रम सेटाइवम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनिया की सर्वोत्तम खेती के लिए उपयुक्त तापमान। अगर जलवायु की बात करें तो देखिए, इसके उपयुक्त जलवायु की अगर बात करें तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस 12 से 24 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा होता है इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा अगर अंकुरण की बात करें तो अंकुरण तो इसका 12 से 15.5 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान हो जाएगा तो इसका फसल का वृद्धि और विकास रुक जाएगा, वृद्धि व विकास अवरुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी आपको जो 25 क्वेश्चन बचा हुआ है प्रीवियस ईयर उसको करा देंगे और फिर हम लोग अपने सीरीज पे बात करेंगे जो इसी के आधार पे अलग अलग, जैसे हॉर्टिकल्चर का जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका करा देंगे, फिर एग्रोनॉमी का क्वेश्चन करा दिया जाएगा और इसके अलावा जो सॉइल साइंस से कुछ ही क्वेश्चन है, बहुत माइनर क्वेश्चन, ठीक है ना, लगभग मेरे ख्याल से 2 से 4 ही होगा। इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है भाई, तो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हम लोग करा देंगे, इसको अलग अलग करा देंगे। और अभी तो आप लोग के पास काफी टाइम है तो इसको हम लोग कराते रहेंगे और फिर एक 100 क्वेश्चन का मिक्स क्वेश्चन का फिर सेट आप लोगों को कराएंगे और इसके बाहर क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, इतना विश्वास और भरोसा रखिए। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।